Hello, good morning, everyone. Today we'll started 11th NCERT. आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन 11th NCERT का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड। द लिविंग लिविंग वर्ड बेसिक चैप्टर है 11th। एक फाउंडेशन चैप्टर है। यदि नीट की वेटेज की बात करें इसमें से तो 1 से 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इस हेडिंग में 2 वर्ड है अपने पास में, एक है लिविंग और एक है वर्ड। देखो इस वर्ड के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जिस पैलेस के ऊपर आप रह रहे हैं, जिस जगह आप रह रहे हो, वहां पर बहुत सारे लिविंग। मान लो जिस रूम में आप रह रहे हो उस रूम में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक लिजार्ड वहां हो सकता है, उस रूम के अंदर कॉकरोच मिल सकता है, वहां पर बहुत सारे मॉस्किटोज मिल सकते हैं। ठीक है, यदि आपने किसी गमले में छोटा मिंट प्लांट लगाया है तो वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप स्वयं लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं जो नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे लाइक बैक्टीरिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग क्या हो, कैसे आप डिफाइन करोगे नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे डिफरेंट, कैसे डिफाइन करोगे आप, किन बेसिस के ऊपर डिफाइन करोगे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना पहला, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? व्हाट इज लिविंग? लिविंग्स क्या? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले में क्या होगा, वो जन्म लेंगे, पैदा होंगे, बर्थ होगा, उनमें धीरे 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 क्या होगी, ग्रोथ होगी, वो डेवलप्स होंगे, डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट के बाद में उनमें मैच्योरिटी आएगी, मैच्योरिटी के बाद में वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑफ स्प्रिंग क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? ऑफ स्प्रिंग रिप्रोडक्शन, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस के बाद में वो बुढ़ापे की ओर, अंडरगो सीनेसेंस, बुढ़ापे की ओर अग्रसर होंगे और फाइनली उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो लिविंग बीइंग्स क्या है, ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए लिविंग बीइंग एक्स बर्थ हुआ, वो ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ होगी उनमें, फिर क्या होगा उनमें, ग्रोथ के बाद में वो डेवलपमेंट करेंगे, डेवलप्स होंगे, डेवलप्स, फिर उनमें मैच्योरिटी आएगी, मैच्योर होंगे वो, मैच्योर, फिर रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस के बाद में अंडरगो सीनेसेंस, अंडरगो
सीनेसेंस की ओर अग्रसर होंगे एंड फाइनली उनकी क्या हो जाएगी, फाइनली डेथ। वो लिविंग बीइंग्स क्या हुआ उनमें, वो बर्थ जन्म लेंगे, उनमें ग्रोथ होगी, वो ग्रोथ करेंगे बर्थ के बाद में, फिर वो धीरे धीरे डेवलप्स होंगे, डेवलपमेंट करेंगे, खुद में डेवलपमेंट करेंगे, धीरे धीरे उनमें मैच्योरिटी आएगी, फिर वो मैच्योरेशन के बाद में क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, फिर धीरे धीरे रिप्रोडक्शन के बाद में एक स्टेज आती है, वो धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर, सीनेसेंस की ओर क्या होते हैं, अग्रसर। ठीक है, सीनेसेंस और फाइनली उनकी क्या हो जाएगी, डेथ। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो एक चीज 12th क्लास में पढ़ेंगे हम फर्स्ट चैप्टर कि लाइफ स्पान क्या होता है। लाइफ स्पान मतलब जीवन अवधि, बर्थ से लेकर किसी भी वो ऐसा पीरियड, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ होती है, वो लाइफ स्पान। ये नहीं कि एक्सीडेंट के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई लिविंग बीइंग का एक्सीडेंट हो गया उससे उसकी डेथ हो गई, वो नेचुरल डेथ नहीं। बर्थ से लेकर नेचुरल जो डेथ का जो पीरियड होता है वो लाइफ स्पान होता है। ठीक है, तो मैं लिखूं द पीरियड फ्रॉम birth to natural death, known as lifespan. ओके, देखो अब अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए जो उनको नॉन लिविंग से डिफाइन करें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उस लिविंग। देख, वो ग्रोथ होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन करके वो न्यू प्रोजेनी को प्रोड्यूस करे, ठीक है, न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस करे, एक ये हो। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे आपने कभी ऐसे सुना है, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना जो पॉइंट बता रहा हूं वो, ठीक है, कभी ऐसे सुना है कि बहुत सारी टेबल्स ने ग्रुप बना के धरना दे दिया, बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, ठीक है, या आप जा रहे हो और बीच में टेबल पड़ी, उस टेबल के आपने लात मार, जैसे ही आप वापस आए तो ये थोड़ी हुआ कि वो टेबल डर के मारे छूट रही आपसे। ह्यूमन्स बीइंग्स में जितने भी उनमें सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता है, उनमें स्टिमुलाई जागरूकता है, सेल्फ अवेयरनेस, वो जागरूक है किसी चीज, ठीक है, तो किसी भी चीज के लिए वो रेस्पॉन्ड क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। तो एबिलिटी, तीसरा एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई,
एनसीईआरटी में इसको कॉन्शियसनेस और एनसीईआरटी के स्टार्टिंग पढ़ते हैं तो उसको सेंसिटिविटी बोलते हैं। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस या सेंसिबिलिटी बोलते, इधर आते हैं, ठीक है। चौथा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, क्या कैरेक्टर, क्या डिफाइनिंग फीचर होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का? मेटाबॉलिज्म, और लास्ट है अपने पास में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग सेल्स नहीं होते, यदि सेल होते तो वो लिविंग होता। जितने चाहे वो यूनिसेलुलर, जैसे यूनिसेलुलर अपने पास में अमीबा, उसमें सिंगल सेल से कंप्लीट जितने भी फंक्शंस हैं वो क्लियर होता है, सिंगल सेल्स, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइज, सेलुलर ऑर्गेनाइज, ये 5 एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ये 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए। वो ग्रोथ करे, उसमें रिप्रोडक्शन, वो किसी भी कोई भी चीज है उसके पास उसके उसमें कॉन्सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, यानी कॉन्शियसनेस, चेतना, सब चेतना होनी चाहिए उसमें। सेल्फ कॉन्शियसनेस, ह्यूमन बीइंग्स के पास में सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी किसी भी चीज के प्रति वो सेंस करता है, उसके बाद में रेस्पॉन्ड क्रिएट करता है, रेस्पॉन्ड जनरेट करता है, क्लियर है। मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। यदि ट्रिक्स की बात करें, कैसे याद ट्रिक्स लिखता हूं, GRAM, ग्राम, ग्राम की स्पेलिंग कैसे होती है? GRAM, ग्राम से ऐसा आता है लेकिन इसको सी लिख देना, ग्राम्स। जी हो गया ग्रोथ, ग्रोथ। आर का हो गया रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ए हो गया एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, एबिलिटी टू सेंस एंड respond to stimuli, and metabolism, और C हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 कैरेक्टर एक लिविंग बीइंग्स में होने चाहिए, ये क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब एक कैरेक्टर्स की बात है, चलो इसको रब करता हूं मेरे से। ओके, हाँ क्लियर। पहले बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल्स के बने,
जब सेल्स एग्रीगेट होती है तो टिश्यू फॉर्मेशन होता है, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू जब एग्रीगेट होते हैं तो वो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पर सेल्स। पहला पॉइंट, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैं सेल्स को सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंक्शनली यूनिट बोलता हूं, यानी सेल्स से ही वो फंक्शन करेंगे, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सेल के द्वारा। तो फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या? देख, क्या सेल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है? डिफाइनिंग फीचर होता है, डिफाइनिंग फीचर यानी उस ऑर्गेनिज्म को उसकी डेफिनेशन दे रहा हूं, करेक्ट डेफिनेशन, उसको डिफाइन कर रहा है, यानी उसके अलावा, उस ऑर्गेनिज्म के अलावा और किसी में प्रेजेंट, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर यहां पर नोट डाल के लिखता हूं, यहां अलग से डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग must be present of all living organism without exception, बिना किसी एक्सेप्शन या बिना किसी अपवाद के वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। शुड बी नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। वो जो डिफाइनिंग फीचर होता है, तो पहला पॉइंट यहां मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन। यहां पर यह भी लिखूंगा, शुड बी नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, शुड बी नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बताओ मेरे को कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है? यस। नॉन लिविंग के अंदर सेल्स नहीं प्रेजेंट, यदि सेल्स प्रेजेंट होती तो लिविंग, ठीक है। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं, इट इज ए डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहां लिख सकता हूं। इसको रब कर देता हूं यहां, देख
यहां लिख देता हूं मैं, इट इज ए defining feature of all living organisms। लास्ट में एक टेबल के फॉर्म में अपन पढ़ लेंगे कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग को डिफाइन करते हैं और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो नॉन लिविंग को भी डिफाइन। क्लियर है? वो बिना एक्सेप्शन से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, विदाउट एक्सेप्शन। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स है या कौन कौन से फीचर्स है। क्लियर? ठीक है। दूसरी बात करते हैं मेटाबॉलिज्म। दूसरा मेटाबॉलिज्म। जो देखो मेटाबॉलिज्म है ना, एक ग्रीक वर्ड मेटाबोल्स है, ये एक ग्रीक वर्ड है मेटाबोल, और जिसका मीन्स होता है चेंज। मेटाबॉलिज्म बहुत सारे एमिनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस, और बहुत प्रोटीन्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो एमिनो एसिड्स, ऐसे ही बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज ने मिल कर क्या किया, स्टार्च सेलुलोज का फॉर्मेशन हुआ। जब स्टार्च और सेलुलोज का ब्रेकडाउन हुआ, टूटे, तो वो वापस ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ठीक है? तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है? तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की इनसाइड बॉडी को, वो सम टोटल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो ही मेटाबॉलिज्म। तो मैं लिख दूं द टोटल, सम टोटल केमिकल रिएक्शन occurring inside the body of the living organism, वो सभी केमिकल्स रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो रही है, वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस। देखो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इसको हम कर देते हैं, दो टाइप की हो सकती है आपके पास, टू टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इसको फिर आपको पता है, अगर द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो टू टाइप्स की मेटाबॉलिक रिएक्शंस, टू टाइप्स मेटाबॉलिक रिएक्शन। मैं यहां पर लिख देता हूं, एक तो होती है आपकी एनाबॉलिक रिएक्शन, और एक होती है आपकी सेकेंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। दो टाइप की रिएक्शन है, एक मेटाबॉलिक और एक हम डिफरेंस के फॉर्म में, कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन और एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंथेसिस। क्लियर है? यानी कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स
का ब्रेकडाउन होगा सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिखता हूं मैं यहां पर कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल्स था, उसका ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन सिंपल सबस्ट्रेट, सिंपल सबस्ट्रेट के अंदर ब्रेकडाउन। क्लियर? इसको मैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन जस्ट इसके अपोजिट, बहुत सारे सिंपल सबस्टेंस थे, वो बिल्डिंग अप सुड़े इकट्ठे हुए और क्या कर दिए, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस का क्या कर दिए, फॉर्मेशन। पहले यानी यहां पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा और यहां पर सिंपल मॉलिक्यूल से क्या करेंगे होगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का। यानी यदि एग्जांपल की बात करूं मैं, बहुत सारी प्रोटीन्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, एमिनो एसिड्स बनाती है। एक तो ये हो सकता है आपके पास, या फिर दूसरा CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्रेजेंस ऑफ द लाइट, लाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, वो एनाबॉलिक। देखो यहां पर मैं एक चीज हो, ये एक प्रकार का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स का एडिशन होगा, एडिशन होके लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, फॉर्मेशन। चलिए ठीक है, यानी किसी चीज को बनाने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए वहां पर एनर्जी का इनपुट होगा, यानी वहां पर एनर्जी यूज होगी। तो यहां पर यूज एनर्जी, एनर्जी। अब देखो सर इसके अपोजिट करते हैं, कैटाबॉलिक एग्जाम। बहुत सारी, मैं गलत बता दिया, इसको गलत बता दिया, देखो यार ये गलत हो, यहां पर बहुत सारे एमिनो एसिड मिलेंगे और प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, ये गलती हुई है। जस्ट इसके अपोजिट यहां पर प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा किसके अंदर, एमिनो एसिड के अंदर। ये गलती हुई आपने, ठीक है यार, ओके पॉइंट। एक एग्जांपल यहां पर अपने पास में फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता C6H12O6, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगी ये, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, इसका ब्रेकडाउन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगी CO2 प्लस H2 और एनर्जी रिलीज होगी। यानी ये इस प्रकार के रेस्पिरेशन के दौरान पढ़ेंगे, जब रेस्पिरेशन
जब किसी चीज का ब्रेक डाउन होता है, जब किसी चीज टूटती है या कोई चीज का ब्रेक डाउन होता है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पर एनर्जी क्या होती है? रिलीज, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज। क्लियर? इतनी चीज समझ में नहीं आ? ओके, अब देखो क्या मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग। देखो इससे पहले क्या अपन इस मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी टेस्ट ट्यूब में करवा सकते, यानी सेल फ्री सिस्टम के अंदर अपन मेटाबॉलिक प्रोसेस करवा सकते हैं। क्लियर? चलो इसको रखो। तो मैं यहां पर एक नोट डाल के यहां लिख देता हूं, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी मेड occurring outside the body to occurs outside the body, यानी टेस्ट ट्यूब। मैं लिख देता हूं यहां पर नोट डाल के, मेटाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा एक चीज यहां पर देखो, मैं भूल गया एक चीज और, ऐसी प्रोसेस नोट डाल के यहां पर एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। नोट डाल, जहां पर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों रिएक्शंस को मिला, एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक दोनों को एंटीबॉलिक रिएक्शन भी हो, एंटीबॉलिक। चलिए इसका देख, हाँ यहां पे बताता हूं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है उसको अपन टेस्ट लैब के अंदर करवा सकते। चलिए टेस्ट फ्री सेल फ्री सिस्टम के अंदर। क्लियर? तो मेटाबॉलिक रिएक्शन metabolic reaction can be made occur outside the body, यानी टेस्ट ट्यूब, यानी it means cell free system, सेल फ्री सिस्टम। क्लियर? सेल फ्री सिस्टम। अब देखो क्या ये लिविंग रिएक्शन है? यस, मेटाबॉलिक एक प्रकार की लिविंग रिएक्शन, लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं है। क्या लैब वगैरह जो आर्टिफिशियल लैब टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो, क्या वो लिविंग थिंग्स है? नहीं। तो मैं यहां लिख देता हूं, इट इज लिविंग रिएक्शन बट नॉट लिविंग थिंग्स। इट इज लिविंग रिएक्शन बट नॉट लिविंग थिंग्स। ये लिविंग रिएक्शंस तो है लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं है, क्योंकि आप लैब के अंदर आर्टिफिशियली इस रिएक्शंस को करवा रहे हैं। जो लैब है वो लिविंग थिंग्स नहीं है। चलिए हाँ, अब नोट डालिए,
एक पॉइंट यहां, दूसरा यहां पर और तीसरा। पहले दूसरे तीसरे की बात करें। प्रेजेंट अनएक्सेप्शनली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन बिना किसी एक्सेप्शन से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मैं ये लिख देता हूं प्रेजेंट unexceptionally all living, सभी living, not present non living। तो क्या मैं ये अब ये बोल सकता हूं मैं इट इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? यस, इट इज ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, दो पट हैं अपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर होता है बिना किसी एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट। क्लियर? और एक पढ़ा है आपने मेटाबॉलिज्म भी बिना किसी एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है क्या? मेटाबॉलिज्म। क्लियर? आज अपन दो की बात करें, अगली क्लास में अपन बात करेंगे कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन एंड डिफाइनिंग। क्लियर? थैंक यू।